नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी मसीह आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, भाषा मानव की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के संचार का एक सुंदर साधन है। जितनी सुंदर भाषा होगी उतनी ही सुंदर श्रवण क्षमता और उतनी ही सुंदर भाषा का संचार होगा। और जब भाषा का संचार सही होगा तब ज्ञान का भी संचार होगा। आजकल जो मुख्य भाषा से संबंधित एक विवाद का बिंदु बना हुआ है वो है भारत की एनपीई, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, जिसका ड्राफ्ट रामास्वामी कस्तूरी रंगन जी, जिनका लगभग 15 दिन पहले ही देहांत हुआ है, उनकी चेयरमैनशिप में बनाई गई थी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाने की बात की गई है। इस त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर ही अनेक राज्य और केंद्र के बीच, अनेक राज्य तो मैं नहीं कहूंगा, दक्षिण के कुछ राज्य और केंद्र के बीच एक टकराव की स्थिति बनी हुई है जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। सबसे पहले त्रिभाषा को समझने का प्रयास करें। नाम में ही निहित है, त्रिभाषा का मतलब है तीन भाषाओं का ज्ञान। वो तीन भाषाएं मातृभाषा हो सकती है आपकी, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। लेकिन दक्षिण भारत में जो त्रिभाषा सूत्र में एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय, विवाद का विषय, वो हिंदी को लेकर बना हुआ है। मैं इसको अत्यंत दुखद ही कहूंगा। भारत जैसे देश में ये बात सही है, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। यहां मैं ये स्पष्ट कर दूं, हमेशा तीन तरह की भाषाएं होती हैं। पहली मातृभाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा, तीसरी राजभाषा। मातृभाषा वह होती है जो कोई भी बच्चा अपनी माता से बोलना सीखता है, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मनी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, मलयालम हो या असामी हो। जो बच्चा अपनी माता से जिस भाषा को बोलना सबसे पहले सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का मतलब है जिस राष्ट्र की जो भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा कहेंगे। दुर्भाग्य से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब है जिस भाषा में किसी सरकार द्वारा कार्य किया जाता है, संचार किया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। हमारे केंद्र सरकार की या संघ की राजभाषा हिंदी है, यह सबको मालूम है। लेकिन हिंदी के अलावा 21 दूसरी भाषाओं को राज्य भाषा स्तर का दर्जा देकर मान्यता प्रदान की गई है। तो मैं कह सकता हूं हमारे देश में कुल 22 राजभाषाएं हैं, एक हिंदी है और 21 दूसरी राज्य भाषाएं हैं। अब आता हूं मैं राष्ट्रभाषा पे। मैंने आपसे कहा राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई नहीं है, कोई घोषित संविधान में नहीं है और किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। अब जरा हम हिंदी की स्थिति देख लें। 2011 के मैं आंकड़े सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा। 2011 की 2011 नहीं, माफी चाहूंगा, 2000 की जनसंख्या के आंकड़े मेरे पास हैं। 2000 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 121 करोड़ 2000 की जनगणना के अनुसार, उसमें 51 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्होंने बोलचाल की भाषा हिंदी को स्वीकार किया था। लेकिन लगभग 31 करोड़
ऐसे लोग थे जिनकी मातृभाषा ही हिंदी थी। जी हां, फिर रिपीट करूंगा, 2000 में जनगणना के जो आंकड़े सामने आए थे, 121 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या थी, उसमें से 51 करोड़ की बोलचाल की भाषा हिंदी थी, लेकिन 31 करोड़ की मातृभाषा हिंदी थी। यानी 31 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी माताओं से हिंदी ही सबसे पहले सीखी थी। यह सही है कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन जिस देश की 50% जनता बोलने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करती है, जिस देश की 1/4 जनसंख्या अपनी मातृभाषा हिंदी को स्वीकार करती है, क्या उस देश में हिंदी भाषा के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या प्रीजुडिस होना चाहिए? उत्तर नहीं होना चाहिए। यह मैं आपसे बता दूं, हर देश की अपनी एक जो प्रमुख पहचान होती है, वहां की भाषा होती है। जर्मनी की जर्मन है, फ्रांस की फ्रेंच है, इटली की इटालियन है। हर देश की अपनी भाषा मिलेगी। अब मैं आता हूं त्रिभाषा फॉर्मूले पे। क्या आदर्श स्थिति है? एक शिक्षक होने के नाते मेरी दृष्टि से कौन सी 3 भाषाएं मानव के विकास में सर्वाधिक अपना रोल अदा कर सकती हैं? 3 भाषाओं में स्वाभाविक रूप से सबसे पहले मातृभाषा या मदर टंग ही आएगी। जो भी बच्चा अपनी माता से बोलना सीखता है, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयालम हो, आसामी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो या हिंदी हो। मैंने अभी आपसे कहा था 2000 की जनगणना के हिसाब से 31 करोड़ 31 करोड़ लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा स्वीकार किया था। चूंकि हमारे देश में विविधताएं हैं, बहुत डाइवर्सिटीज हैं। दक्षिण भारत में हम जाएंगे, वहां पूरी तरह दक्षिण भारतीय भाषाओं का उपयोग होता है। यदि आप पश्चिम भारत में जाएंगे, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती मातृभाषा के रूप में अपनाई जाती है, अपनाई जानी चाहिए। आप पंजाब की तरफ आएंगे, आपको पंजाबी मातृभाषा मिलेगी। मातृभाषा, देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ मदर टंग। मातृभाषा का कोई विस्थापन नहीं हो सकता। यदि मैं ये कह दूं, भाषाओं में सबसे पहली अति आवश्यक भाषा वो मातृभाषा है, और मातृभाषा के बिना किसी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। अब मैं शिक्षा से भाषा को रिलेट करना चाहूंगा। मातृभाषा मैंने कहा प्रमुख भाषा है, ऐसी भाषा है जिसके बिना शिक्षा का प्रारंभ नहीं किया जा सकता। यदि मैं कहूं 12वीं कक्षा तक आप कला और वाणिज्य संकाय में आप यदि मातृभाषा में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में शिक्षा प्रदान करेंगे, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, जब हम विज्ञान की बात करते हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां मातृभाषा में 11वीं 12वीं या बीएससी का ज्ञान प्रदान किया जाता है। लेकिन यहां पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जब नीट का एग्जाम होता है, वो कई भाषाओं में होता है। जो रीजनल लैंग्वेज है, सब में नीट का एग्जाम होता है। आईआईटी का मेन, आप सभी जो भाषाएं हैं, मैं समझता हूं लगभग 22 भाषाओं में होता होगा। लेकिन जो एडवांस का एग्जाम होता है, वो केवल हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर आता है। प्रश्न यह है, यदि आप 11वीं और 12वीं मातृभाषा में पढ़ाएंगे, क्या नीट और जेईटी मेन ठीक है, एडवांस में विद्यार्थी उतनी निपुणता से सफलता प्राप्त कर लेगा जितनी निपुणता से एक हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाला? यह एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इसीलिए जो उत्तर भारत के कई राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, जो विज्ञान की शिक्षा है 11th और 12th की विशेषकर वो इंग्लिश में ही दी जाती है। या कुछ ऐसे राज्य हैं, राजस्थान, जहां हिंदी में दी जाती है। हिंदी भाषा काफी पॉपुलर लैंग्वेज है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कला और वाणिज्य 2 संकाय ऐसे हैं जहां कोई
भाषा की समस्या नहीं आ सकती। लेकिन जब हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं, चाहे वो मेडिकल की हायर एजुकेशन एमबीबीएस एमडीएमएस हो, या इंजीनियरिंग क्षेत्र में बीटेक एमटेक हो, या बेसिक साइंसेस में बीएससी और एमएससी हो, कौन सी भाषा वहां अपनाई जानी चाहिए? यहां दो मत हो सकते हैं, और ये दो मत आज से नहीं, काफी समय से रहे हैं। एक मत रहा है हिंदी का कि उच्च शिक्षा हिंदी में क्यों नहीं दी जा सकती। दूसरा मत यह है जो हायर एजुकेशन है उसका जो पूरा साहित्य उपलब्ध है, चूंकि वो इंग्लिश में उपलब्ध है, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। विज्ञान का हर विद्यार्थी, विज्ञान का हर शिक्षक जिसने एमएससी तक पढ़ाया है या जिसने एमएससी तक का अध्ययन किया है, वो इस बात से पूरी तरह से सहमत होगा हायर लेवल पर जो कुछ अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं, अच्छी पुस्तकों से मेरा मतलब रियली गुड रेफरेंस बुक, नॉट ओनली टेक्स्ट बुक, वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं। आप 12वीं तक जैसा चाहें, आप अच्छा ये रहेगा जो नीट और आईआईटी एडवांस क्लियर करवाना चाह रहे हैं उन सबको इंग्लिश में ही शिक्षा दी जाए, 11वीं 12वीं में भी। लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन बीएससी और एमएससी में यदि हम वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, इंग्लिश ही इसका एकमात्र विकल्प हो सकता है। मैं हिंदी का बहुत बड़ा एडवोकेट हूं और मैं हमेशा कहता हूं हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में किसी भाषा का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जब अधिकांश साहित्य चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, जो आज से 45 साल पहले अपने जर्नल, रिसर्च पत्रिकाएं अपनी भाषा में प्रकाशित करते थे, उन्हें भी अंग्रेजी में आना पड़ा है। जर्मनी का एक केमिस्ट्री का जर्नल एंग्यू वांटेकेमी किसी जमाने में जर्मन में ही आया करता था। लेकिन अंतोगत्वा इंग्लिश को हर देश ने हायर एजुकेशन में एक अंतरराष्ट्रीय भाषा का माध्यम बनाया है। मित्रों, यह था कौन सी भाषा किस स्तर पे। त्रिभाषा को लेकर कुछ विवाद जो है उसका बहुत सरल उत्तर है, आप मातृभाषा पढ़ाइए। मैंने शुरुआत इससे की थी, किसी भी विद्यार्थी का समुचित विकास करना हो, शिक्षा का प्रारंभ करना हो, मातृभाषा एकमात्र विकल्प हो सकता है। मातृभाषा के बाद यदि कोई दूसरी भाषा होगी, ठीक है, दक्षिण भारत में यदि वो अंग्रेजी ग्रहण करते हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का इंपैक्ट दक्षिण भारत में ज्यादा है। लेकिन यदि तीसरी भाषा हिंदी के नाम पर किसी भी देश के राज्य में कोई विरोध का स्वर उठता है तो यह राष्ट्र का अपमान है। मैं ये कहूंगा, जिस राष्ट्र की अधिकांश जनता हिंदी बोलती है, चौथाई जनता 1/4 पॉपुलेशन हिंदी को अपनी मातृभाषा मानती है, उस देश में हिंदी का विरोध होना एक देशद्रोह के बराबर है। यानी आप अपने देश की भाषा से, हिंदी से एक विद्रोह कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, लेकिन थर्ड हिंदी होनी ही चाहिए। और उत्तर भारत में, जहां पहली उत्तर भारत कह दूं, पश्चिम भारत कह दूं, जहां फर्स्ट लैंग्वेज ऑब्वियसली मदर टंग मातृभाषा होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। सेकंड लैंग्वेज हिंदी होती है, वहां थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, कॉमर्स और कला संकाय के लिए। मातृभाषा की इनएविटेबिलिटी को मैं अस्वीकार नहीं कर रहा। मातृभाषा का कोई प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का जो अपना महत्व है उसको भी आप अस्वीकार नहीं कर सकते। राष्ट्र प्रेम के स्वर में उच्च विज्ञान की शिक्षा को हिंदी में प्रदान करना, क्या इतनी पुस्तकों का ट्रांसलेशन हिंदी में हो पाएगा? यदि हम ये सोचने का प्रयास करेंगे तो हम कभी भी बीएससी, एमएससी, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीटेक, एमटेक को हिंदी में पढ़ाने और पढ़वाने का प्रयास नहीं करेंगे। भारत की आने वाली पीढ़ी को यदि हमें सही तरह सुशिक्षित करना है,
3 भाषाओं को अपनाना होगा। पहली मातृभाषा, दूसरी मैं कह दूं उत्तर भारत हिंदी, दक्षिण भारत इंग्लिश, तीसरी समूचे इंडिया में उच्च शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा या एमबीबीएस, एमडीएमएस या बीटेक, एमटेक केवल इंग्लिश में ही पॉसिबल हो सकती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और यदि कोई राज्य हिंदी का अपमान करता है तो यह राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। राष्ट्रद्रोह की भावना से ही उसको हमें ट्रीट करना चाहिए। ये कुछ जानकारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो त्रिभाषा को लेकर है, जो भाषा संघर्ष को लेकर है, वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आशा है आप मेरे मत से सहमत होंगे। असहमति के स्वर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे अति प्रसन्नता होगी। नमस्कार।